जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का पहला क्लास देखा था जहां पे हम लोगों ने डॉबरेनर ट्राइड्स को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ बारीक कंसेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो पाए। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी आपका पढ़ाया गया थ्योरी और एमसीक्यू है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र एक और चीज कहना चाहूंगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि जीवन भर याद रखोगे, मेरे मित्र बिल्कुल आप जीवन भर याद रखोगे और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सबों को मालूम है कि ये टॉपिक ऐसा है कि आप कोई भी एग्जाम दे लो वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल से सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। बहरहाल हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी सर, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की, या सीधे सीधे आप ये कह सकते हो न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल की। तो पहले हम लोग हेडिंग लगा देते हैं। क्या सर, आप सभी यहां पे हेडिंग लगा देंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल तो हम लोग इसको कहते हैं और शुद्ध हिंदी में हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कहते हैं। तो न्यूलैंड साहब ने क्या किए थे कि सर इस तरह से कुछ तत्वों को अरेंज करके अपना एक टेबल बनाया था। फाइनली इन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण नहीं करा था, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे छात्र यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी ये भी तो पीरियोडिक टेबल ही है। नहीं, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई, तो आप सभी कहेंगे मेंडलीफ ने बनाई। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने करा, आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र मेंडलीफ ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को सबसे पहले आवर्त और वर्ग के रूप में सजाया, या आप यूं कह लो कि सर पीरियोडिक टेबल के लिए पीरियड्स और ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम लोग इसको न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल तो बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में, लेकिन ये रियल में क्या है आप सभी ध्यान में रखेंगे। सर ये रियल में न्यूलैंड का अष्टक नियम है। क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। और इस अष्टक नियम के बेस पे न्यूलैंड साहब ने कुछ पॉइंट बताई जो कि तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास था। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात करते हैं? पीरियोडिक टेबल की। तो हम सभी कहते हैं कि सर जो पीटी है वो तत्वों के गुणों को आसानी से समझने का एक टेबल है। मतलब 118 तत्व हैं हमारे पास, अब उन सभी तत्वों का गुण हम एक साथ याद नहीं रख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया, सर तत्वों को एक आवर्त और वर्ग के रूप में अरेंज किया गया ताकि किसी एक आवर्त या किसी एक वर्ग के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम जान लें तो उस आवर्त और वर्ग में मौजूद सभी तत्वों के जो गुण हैं वो हम सीख पाएंगे। मेरे मित्र इसी क्रम में जैसा कि आप सभी ने देखा था, पीरियोडिक टेबल बनाने के क्रम में किसी एक वैज्ञानिक ने योगदान नहीं दिया, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया भी था कि मेरे मित्र बहुत सारे वैज्ञानिक आए और गए, लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें सर 4 साइंटिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला डॉबराइनर, जिसकी हम लोगों ने ट्राइड रूल की चर्चा इसके पीछे के क्लास में करा। अगर कोई छात्र नहीं देख पाए हैं तो आई बटन में लिंक है मेरे मित्र, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा न्यूलैंड, और फिर तीसरा मेंडलीफ, और चौथा मॉसले। मेरे मित्र हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? न्यूलैंड की कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि न्यूलैंड साहब जो थे ये डॉबराइनर के जो ट्राइड रूल थे, या डॉबराइनर ने जो तत्वों के गुणों को समझाने का प्रयास करा था, उससे क्या हुए सर, मतलब प्रोत्साहित हुए, या आप यूं कह सकते हो इंस्पायर्ड हुए। डॉबराइनर साहब ने बताया कि अगर 3-3 तत्वों को ग्रुप बनाया जाए और तीनों ही तत्वों को क्या किया जाए, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। जैसा कि मेरे मित्र आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा कि ए बी सी हमारा कोई तत्व है, तो ये जो बी का परमाणु द्रव्यमान होगा, बी का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा चला, A+C/2 के बराबर होगा। A+C/2 के बराबर होगा, यानी कि किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा।
अब मेरे मित्र डॉबरेनर साहब का ये जो ट्राइड रूल था ये बहुत ज्यादा तत्वों पे एप्लीकेबल नहीं था, बहुत ज्यादा तत्वों के लिए लागू नहीं हो रहा था। तो मेरे मित्र डॉबरेनर ट्राइड्स तो फेल हो गया। अब उनसे प्रेरित होकर के न्यूलैंड साहब आए और इन्होंने भी क्या करा, तत्वों को सर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाने का प्रयास करा। और मेरे मित्र न्यूलैंड साहब ने तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने के बाद, तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने के बाद यह बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच करेगा। अब इसको थोड़ा सा सरल रूप में आप ऐसे समझो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या किया उन्होंने, तो सर उन्होंने 1 से लेकर के 8 तक के तत्वों को लिखा और उन्होंने यह बताया कि 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा या पहले तत्व का गुण 8वें के समान होगा। जैसे हम सिंपल वे में अगर 1 से लेकर के 8 तक की संख्या को लिखें मेरे मित्र, यहां पे आप जरा सा गौर फरमाना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक हमने लिखा। अब 8वां तत्व जो है मेरे मित्र वो पहले के समान होगा। ये चीज किसने बताया, न्यूलैंड ने बताया कि अगर हम इसी तरीके से अब 1 2 3 4 5 6 7 के जगह हम कोई सर एलिमेंट का नाम रख दे, जैसे मान लो कि हम ए रख देते हैं, बी रख देते हैं, सी रख देते हैं, डी ई एफ जी, ठीक है। अब एच, अब मेरे मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच अगर कोई तत्व है, ठीक है, तो एच जो तत्व है उसका गुण किसके जैसा होगा, ए के जैसा होगा। यह बात किसने बताया, यह बात किसने समझाया, न्यूलैंड ने बताया। तो मेरे मित्र आप सबों को ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछ दे कि व्हाट इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, तो आप सभी क्या कहेंगे कि न्यूलैंड ने तत्वों को उसके परमाणु बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से क्या होगा सर, मैच करेगा, यानी कि पहले के समान होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण क्या होगा, पहले के समान होगा। क्या होगा चिल्ला, पहले के समान होगा। तो मेरे मित्र अब यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी हमने लिया था, न्यूलैंड साहब ने इसके जगह तत्वों को रखा। और मेरे मित्र जो तत्वों को रखा उसमें पहला तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और मेरे मित्र फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और फिर आपका क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल, कॉपर, जिंक। तो मेरे मित्र इस तरीके से उन्होंने तत्वों का अरेंजमेंट करा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के जैसा होगा न्यूलैंड के अनुसार, लिथियम का प्रॉपर्टीज सोडियम के जैसा होगा, बेरिलियम का प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के जैसा होगा, बोरोन का प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के जैसा होगा, कार्बन का प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के जैसा होगा, नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज फास्फोरस के जैसा होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि न्यूलैंड साहब ने यही बताया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच करेगा। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे, आप सभी यहां पे ये ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें आधार क्या था, न्यूलैंड अष्टक नियम का आधार क्या था, आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, परमाणु द्रव्यमान। क्या था, परमाणु द्रव्यमान। और आप सभी कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड जब तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के जैसा होता है या पहले के समान होता है। अब न्यूलैंड ने अपने इस रूल की जो मतलब कनेक्शन था वो किससे बैठाया सर, संगीत के सुर से बैठाया। आप सबों को मालूम है कि संगीत की सुर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर 7 हैं, कौन कौन सा, सा रे गा मा पा द नी, पा ध नी, और नी के बाद सर पहला सुर रिपीट होता है सा। ध्यान से समझिएगा, सा रे गा मा पा द नी। अब नी तक तो 7 है और नी के बाद पहला स्वर रिपीट होता है सा। तो मेरे मित्र न्यूलैंड साहब इसी चीज को कनेक्ट कर पा रहे थे कि जैसे संगीत के 7 सुर के बाद 8वां जो होता है वो पहले के समान होता है, तो यह संभव है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले के समान होगा। और भाई मेरे आप देखना यहां पे कि यहां पे न्यूलैंड ने इसका जिक्र भी करा है, सा रे गा मा पा द नी। और मेरे मित्र
अब ये 7 स्वर हैं, इसके बाद फिर क्या आएगा? सा। तो मेरे मित्र 7 सा के जगह उन्होंने अलग अलग तत्वों को रख दिया है। तो हाइड्रोजन से चलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, ऑक्सीजन तक आएंगे। अब इसके बाद जो अगला तत्व होगा वो फ्लोरीन होगा। अब मेरे मित्र इसी बेस पे उन्होंने अपना ये तत्वों का अरेंजमेंट कर दिया। और सबसे बड़ी ताजुब की बात ये कि उन्होंने ये बताया कि जो प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या है वो टोटल 56 है। अब इससे आगे कभी प्रकृति में तत्वों की खोज हो ही नहीं सकती है। ये एक बड़ी विडंबना थी न्यूलैंड साहब की। तो मेरे मित्र उस समय जो 56 तत्व मिले, उनको 56 एलिमेंट मिले, उसी को उन्होंने मानक मान लिया और उसी के बेस पे उन्होंने ये टेबल बना दिया। तो आपके एग्जाम में कभी कभार ये सवाल पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? आपसे पूछा जाता है कि न्यूलैंड के अनुसार कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के अनुसार कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? कुल तत्वों की संख्या, तो चला आप सभी याद रखिएगा कि न्यूलैंड के अनुसार कुल तत्वों की संख्या 56। कितनी थी सर? 56। मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे हैं कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल में किसका कनेक्शन है? सर संगीत के सुर का। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का रूल संगीत के सुर से मैच करता है? तो आप सभी याद रखेंगे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये सर संगीत के सुर पर आधारित है। मेरे मित्र मैं इस चीज को यहां पे फिर से मेंशन करना चाहूंगा, यहां पे एरो डाल करके, कि न्यूलैंड अष्टक नियम किससे आधारित था? किस पे आधारित था? आप कहेंगे संगीत के सुर पे आधारित था। दूसरा कि ये सर जो तत्वों को सजाया था उन्होंने किस बेस पे? तो परमाणु द्रव्यमान के बेस पे। और जो रूल दिया ऑक्टेव रूल था वो किससे इंस्पायर था? तो आप कहेंगे सर संगीत के सुर से इंस्पायर था। अब मेरे मित्र न्यूलैंड ने अपने इस रूल के सहारे क्या बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच करेगा। तो इस बेस पे जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा तो क्या पाया कि सर लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। और चिला हाइड्रोजन और फ्लोरीन और बाकी के तत्व ना पूछे जाएं, लेकिन ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भाई? तो आपसे ये पूछे जाते हैं कि न्यूलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण में समानता पाई जाती है? तो आप सभी कहेंगे लिथियम और सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बोरोन और एल्युमिनियम, सर कार्बन और सिलिकॉन, इन सभी में समानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम लिथियम से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर लिथियम अगर हमारा पहला तत्व है तो 8वां तत्व हमारा सोडियम होगा। तो लिथियम और सोडियम क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ये किसकी अवधारणा थी? सर न्यूलैंड साहब की अवधारणा थी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड साहब का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से और लास्ट कहां पे हुआ था? सर थोरियम पे। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का, न्यूलैंड या न्यूलैंड पीटी लिख लो चला, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में। न्यूलैंड पीटी का प्रथम तत्व क्या था? आप सभी याद रखेंगे हाइड्रोजन। अंतिम तत्व क्या था? अंतिम तत्व, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे अंतिम तत्व थोरियम था। यहां पे मैं नाम लिखना चाहूंगा क्योंकि सिंबल में बहुत सारे मित्र कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। प्रथम तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व आप कहेंगे थोरियम। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि न्यूलैंड साहब का ये रूल भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इनका जो कहना था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच करता है। तो मेरे मित्र ये चीज कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, और कैल्शियम तक अगर आप देखोगे तो हल्के तत्व है, यहां तक अगर आप देखोगे तो क्या है सर? हल्के तत्व है। तो मेरे मित्र आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, क्या आप सभी याद रखेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल केवल कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता था। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कैल्शियम तक लागू होता था, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रकृति में टोटल 56 एलिमेंट है।
अब ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं उस समय के जो अदर वैज्ञानिक थे उनके मन में खटक रही थी, और इससे आगे न्यूलैंड साहब जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन करने में विफल रहे। और मेरे मित्र यहीं से शुरुआत किसकी हुई? सर ड्रॉबैक की, मतलब न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की दोष की। अब पहला दोष तो ये कि ये केवल हल्के तत्व तक लागू हो रहा था। दूसरा दोष ये निकल के सामने आया कि न्यूलैंड साहब ने कुछ तत्वों को सर मतलब ऐसे जगह पे रखा जिससे उसकी प्रॉपर्टीज कभी मैच ही नहीं करती है। और सबसे बड़ी खामी ये कि इन्होंने दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रख दिया। अब मेरे मित्र जैसा कि आप सबों को मालूम है कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल इस तीनों के गुणों में समानता पाई जाती है, लेकिन न्यूलैंड बाबा का पीरियोडिक टेबल देखिए तो कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया है। जबकि अगर आप पढ़ाई से जुड़े होंगे तो आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये क्या है? हैलोजन तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर, ये अधातु है। जबकि कोबाल्ट, निकेल आप कहेंगे सर धातु की कैटेगरी में आता है। तो क्या कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज कभी भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच करेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोष था वो यही था कि इन्होंने सर पहला तो कोबाल्ट और निकेल को फिर यहां पे सर दो तत्व को एक स्लॉट में रख दिया, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ड्रॉबैक आया वो ये कि सर कोबाल्ट और निकेल को कहां रखना चाहिए था? लोहा के साथ रखना चाहिए था। जबकि लोहा के साथ न रख करके इसको कहां रख दिया? सर हैलोजन ग्रुप में रख दिया, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ रख दिया। तो आपके एग्जाम में सर ये सवाल भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि न्यूलैंड ने अपने पीरियोडिक टेबल में किस दो तत्वों को एक साथ रखा था? तो आप कहेंगे सर कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रखा। न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल की दोष क्या थी? तो सर कोबाल्ट और निकेल का जगह सही से नहीं दे पाना। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल के आप सभी यहां पे न्यूलैंड पीटी के दोष के रूप में कुछ चीजें याद रख लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। पहला तो आप ये याद रखेंगे कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था, केवल हल्के तत्वों के लिए सही था। दूसरा जो दोष था वो क्या? दो तत्वों को एक साथ रखना, और मेरे मित्र तीसरा जो दोष था वो क्या? तो कोबाल्ट एवं निकेल को Fe से दूर हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन वाले, कोबाल्ट एवं निकेल को Fe से दूर हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन के साथ रखना। अब ध्यान देना यहां पे इस लाइन का हमारा बहुत बड़ा मकसद है चला, ठीक है। आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस दो तत्वों को फेरस के साथ नहीं रखा गया? तो आप सभी कहेंगे सर कोबाल्ट और निकेल को फेरस के साथ नहीं रखा गया। निम्नलिखित में से किस दो तत्वों को हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ रखा गया? तो आप कहेंगे कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ रखा गया। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अनुसार अगर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो चूंकि आप सभी इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाए हो कि एक्चुअल में ये है क्या, तो आप सभी हमेशा ये ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणों में समानता होगी, लिथियम और सोडियम के गुणों में समानता होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानता होगी, ब्रोमीन और एल्युमिनियम के गुणों में समानता होगी, कार्बन और सिलिकॉन के गुणों में समानता होगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुणों में समानता होगी, ऑक्सीजन और सल्फर के गुणों में समानता होगी। तो ये चीज आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसके अलावे अगर कोई और तत्व पूछ दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं सर सोडियम और पोटेशियम में भी समानता देखने को मिलेगी। अगर सोडियम से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अनुसार मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी समानता देखने को मिल सकती है, एल्युमिनियम और क्रोमियम में भी समानता देखने को मिलेगी सर, इसी तरीके से सिलिकॉन और टाइटेनियम में भी समानता देखने को मिलेगी। तो ये एक कॉमन बात है जो कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का एक प्रॉपर्टीज है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं।
और मेरे मित्र जो सबसे बड़ा दोष था उनका ये भी कि उन्होंने 56 तत्व की ही कल्पना की थी, जो कि सर क्या है, तो सर अभी हमारे पास 118 तत्व है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फेल की कहानी थी। तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इतना ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो मैं यकीन नहीं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस ऑक्टेव रूल से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए, आप उसका जवाब 100% सर आसानी से दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कहेंगे सर फिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो आइए मेरे मित्र अब हम लोग बात कर लेते हैं इस रूल से संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण अपडेटेड एमसीक्यू की। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है और जवाब आप सभी देंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डॉबराइनर, अलेक्जेंडर न्यूलैंड, लॉथर मेयर, दमित्री मेंडलीफ। क्या कहोगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने पढ़ाया है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? आप कहेंगे न्यूलैंड ने सर खोजा। ध्यान में रखिएगा, मॉसले आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाई और डॉबराइनर ने क्या करा? सट्राइड रूल दिया। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा, नौवां, चौथा, प्रथम। मेरे मित्र जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना तत्व बोला जा रहा है उतना तत्व को हम 1 2 3 से नंबरिंग करेंगे। यहां पे पूछा जा रहा है कि 10वां तत्व किसके जैसा दिखेगा, तो 10 गो तत्व होगा। अभी आप सभी ने देखा है कि अगर हम न्यूलैंड के अनुसार पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तत्व को इस तरीके से रखेंगे, और जो 8वां तत्व होगा उसको हम फिर से कहां से काउंट करेंगे सर? 1 से 8 9 10। अब बता दो चिल्ला, अब बता दो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर। कहोगे सर पहला तत्व 8वां के साथ मिलेगा, और दूसरा सर 9वां के साथ, और तीसरा जो है सर वो 10वां के साथ मिलेगा। अगर चौथा पूछता तो 11वां के साथ, 12वां पूछता तो 5वां के साथ मिलता। तो जो सवाल कहा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, आप कहेंगे सर बिना लाग लपेटा के हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 56, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? केवल उत्कृष्ट गैस, केवल धात्विक तत्व, केवल हल्के तत्व, केवल रेडियोधर्मी तत्व। क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल जो है वो केवल और केवल हल्के तत्व के लिए लागू होता है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व है? आप कहेंगे अभी जस्ट बताए हैं कि पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम थोरियम, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? उत्कृष्ट गैस, रेडियोधर्मिता, समस्थानिक, फुलरीन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस वक्त न्यूलैंड साहब ने अपना ऑक्टेव रूल बनाया था उस वक्त नोबेल गैस एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, और जिस वक्त मेंडलीफ साहब ने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस वक्त भी सर नोबेल गैस एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी। एक्चुअली में जो यहां पे न्यूलैंड के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8 में से मैच करेगा, जो कि सर नोबेल गैस एलिमेंट यानी कि उत्कृष्ट गैस खोज होने के बाद क्या हो गई सर? पूरी तरीके से फेल हो गई। तो जो कहा जा रहा है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गई, आप सभी कहेंगे सर नोबेल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस की खोज होने के बाद अप्रासंगिक हो गई। अगला देख लीजिएगा कि किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? आप सभी इसका आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरे मित्र ये सभी क्वेश्चन आपके एएलपी 2018 और ग्रुप डी 2022 में पूछे हुए हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। धात्विक अभिलक्षणों, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम। मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया है कि आरोही का मतलब बढ़ते और अवरोही का मतलब घटते,
और मैंने अभी गला फाड़ के आपको क्या पढ़ाया है कि न्यूलैंड ने सर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने के बाद कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच करेगा। तो आरोही का मतलब बढ़ते हुए बढ़ना होता है या बढ़ते क्रम होता है, तो हम सभी क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं था, ये तत्व अक्रिय होते हैं, ये तत्व अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, ये तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते। क्या कहोगे कि सर उस समय तो अष्टक जो तत्व है, सॉरी अष्टक कह रहे हैं, उत्कृष्ट गैस जो है, जो हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है, इसकी तो खोज ही नहीं हुई थी। तो न्यूलैंड साहब कहां से इसकी चर्चा करते। तो सही आंसर क्या होगा कि सर ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल डैश तक देखी गई। आप क्या कहेंगे, न्यूलैंड का अष्टक रूल केवल और केवल कैल्शियम तक लागू होता है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया। आप क्या कहेंगे, गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि कोबाल्ट और निकेल को सर एक ही स्लॉट में रखा गया था, और कोबाल्ट और निकेल को फेरस से दूर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे। मेरे मित्र, लिथियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन और थोरियम। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन और थोरियम तो प्रथम और अंतिम तत्व है, और यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम सवाल ही नहीं उठता है। जब भी सवाल उठेगा तो किसका, लिथियम और सोडियम का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। पहला है बेरिलियम और मैग्नीशियम, दूसरा है पोटेशियम और कोबाल्ट, तीसरा है सर सोडियम और क्लोरीन, और चौथा है आपका बोरॉन और सिलिकॉन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरूरत है किसकी सर, जरूरत है आपको न्यूलैंड बाबा के पीरियोडिक टेबल को एक बार सामने रखने की। आप सभी यहां पे गौर से देखना चला, आप सभी यहां पे इसको गौर से देखना। क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन समान होंगे, लिथियम सोडियम समान होंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम समान होंगे, बोरोन एल्युमिनियम समान होंगे, कार्बन और सिलिकॉन समान होंगे। अब प्रत्येक 8वां तत्व पहले के जैसा होगा। तो मेरे मित्र ये मत सोचिएगा कि लिथियम और कॉपर में कुछ समानता देखने को मिलेगी। 8वां तत्व क्या होगा सर, समान होगा। तो यहां पे बेरिलियम और मैग्नीशियम आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी समान है। अब पोटेशियम और कोबाल्ट को देखो तो सर पोटेशियम यहां है, पोटेशियम यहां है, कोबाल्ट निकल यहां है, तो कभी समानता होगा। बोरॉन और सिलिकॉन, मेरे मित्र कार्बन और सिलिकॉन में समानता है ना कि बोरॉन और सिलिकॉन में। सोडियम और क्लोरीन, आप कहेंगे सोडियम और लिथियम में होगा, तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को डैश तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया था। क्या कहोगे कि सर कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया था, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमी में से एक था। आधुनिक आवर्त सारणी, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, डॉब्राइनर का त्रिक, मेंडलीव की आवर्त सारणी। आप कहेंगे गुरुजी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का ये क्या था, एक महत्वपूर्ण दोष था कि जो कोबाल्ट और निकेल है वो लोहा के जैसा प्रॉपर्टीज रहता है, जबकि सर उसको किसके साथ रखा गया, हैलोजन तत्वों के साथ रखा गया। अगला सर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, और जरा सा गौर फरमाइएगा, जरा सा गौर फरमाइएगा। यहां पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, सर पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। तो भाई मेरे अभी जस्ट आपने देखा है कि ये हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है, पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व हैं। तो चला जी जरा सा आप गौर फरमाइए कि पोटेशियम यहां और कॉपर यहां, पोटेशियम यहां और कॉपर यहां, दोनों में समानता होगी। पोटेशियम और कॉपर के बीच में कितने तत्व हैं, 1 से 8 के बीच में कितना तत्व होगा। आप कहेंगे सर जी 7। तो चला जो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे,
जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व हैं, आप कहेंगे सर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा 21 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था। मेरे मित्र, मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबों से चाहूंगा। आज के इस सेशन का 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ते जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरे मित्र, आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को 0 से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं रिकॉर्डेड या लाइव मोड में, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा, अगर आप हमारे साथ रिकॉर्डेड जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम के साइंस को क्रैक करने के लिए, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में करवाया जाएगा। और मेरे मित्र, अगर आप रिवीजन के पर्पस से भी कंटेंट को देख रहे हैं तो भी ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप में से कोई भी छात्र रेलवे के आगामी भर्ती परीक्षा को देख रहे हैं, जैसे कि मेरे मित्र टेक्नीशियन ग्रेड 3, एसआई और कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, और इन सभी एग्जाम के लिए आप साइंस को 0 से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं और वो भी लाइव, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस साइंस स्पेशल लाइव बैच में, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लाइव सेशन प्रोवाइड करेंगे, थ्योरी विद न्यूमेरिकल के साथ। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।